हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हम 10th क्लास बेसिकली लेंगे और 10th क्लास में हम लोग जो है ज्योग्राफी को हम लोग बेसिकली आपका प्रारंभ करेंगे। पहला चैप्टर है उसी का डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज। मैं उसे आपको नोट फॉर्म में तैयार कराऊंगा। देखिए, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो भी है सब आपको नोट फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? तो अटल उत्कृष्ट के चाहे एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, कोई भी बच्चे हों, आप आराम से बैठिए और आराम से आप उसको नोट डाउन करें और आप उनको लिखते चलें। क्लियर है? किसी का कोई भी क्वेरी रहेगा, डाउट रहेगा, आप मुझसे पूछ लीजिए। बस मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा कि प्रॉपर तरीके से आप क्या करें मेरे बच्चों, जो आपको आंसर राइटिंग में बोल रहा हूँ कि रोज कम से कम अपने क्लास टीचर से या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट के टीचर हैं, आप उनसे 5 क्वेश्चन जरूर लेके जाइए घर। और घर जाकर उनको 5 क्वेश्चन को आप ईमानदारी से लिखिए और नेक्स्ट डे आके आप अपने टीचर से आपका चेक कराइए। तो उसमें कम से कम अगर आप ऐसे 10-12 दिन ऐसा कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि 10-12 दिन में अगर कुछ भी जो गलती आपसे हो रही होगी पेपर के टाइम में वो नहीं होने वाली है। क्योंकि इस 10-12 दिन के अभ्यास में लगभग अगर आप लोग हफ्ते में से 6 दिन भी करते हैं तो एक हफ्ते में आप 30-35 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। और एक महीने में आप सोच के देखिए कि अगर आप 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, महीने में आप यही रेशो अच्छा खासा 50, 60, 70 तक बहुत आराम से पकड़ जाओगे। अगर मैं बहुत एक कम की भी बात करूं तो पेपर से पहले जिन बच्चों का भी जिस विषय में कंपार्टमेंट है उसमें अगर आप लगभग 50, 60 या 70, 100 तक अगर आप घर जाकर अपने क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्लियर है? जिससे कि आपका अभ्यास बना रहेगा। लिखने में कुछ त्रुटि हो रही होगी तो वो आपके क्लास टीचर आपको चेक कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आपका बेनिफिट आपका मिलना तय है। अभी एक ही स्कूल में बच्चा है और स्कूलों में भी बच्चे नहीं आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि और सभी स्कूल के बच्चे आप कृपया आपके समय पर आ जाइए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिस विषय में भी आपकी कंपार्टमेंट है आप उसको लेकर कुछ अपनी रणनीति भी बनाइए अपनी तरफ से भी थोड़ा सा, कि पिछली बार, क्योंकि देखिए एग्जाम जिस व्यक्ति ने या जिस बच्चे ने आपका दिया होता है वो उस विषय को बड़े अच्छे से आपका जानता है और बहुत अच्छे से अपनी कमजोरी को भी आपका पहचानता है कि मेरी वीकनेस कहाँ है इस सब्जेक्ट में और कहाँ मेरे को सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर हम लोगों को जो है आपका खुद वर्क करना है और देखना है। अपनी कमजोरियों से भागना नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मेहनत करेंगे और आप पास ना हो, ऐसा मैं आपको मान नहीं सकता। क्लियर है? चलिए, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। क्लास 10th है आपकी। सब्जेक्ट की बात करूं ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम लोग आपका देखने वाले हैं। लिख लिया आप लोगों ने? लेकिन नोट डाउन भी करते चले सभी बच्चे अच्छे से। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं तो आप क्या कहेंगे कि संसाधन क्या है? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए, एक दो दिन में थोड़ा सा शायद अपनी स्पीड को आपका धीमा रखूं ताकि आपको थोड़ा सा कुछ जो आपकी चीजें हैं वो आपको समझ आए, इसलिए मैं एक आध दिन अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो रखूंगा। संसाधन क्या है? आप क्या समझते हैं रिसोर्सेज से? तो रिसोर्सेज क्या है? जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग आपका रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है? अब जैसे अगर मैं आपका एग्जांपल लेकर बात करूं तो आपको समझ आएगा कि जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है यानी कि वन है, आपका जल है, और आपका सोयल है यानी कि जो आपकी मृदा है, और जो आपकी विंड है। ठीक? और
एनिमल है, एनिमल्स है, ये सब क्या है? ये सब आपके रिसोर्सेज है। क्या है आपका? ये सब आपके रिसोर्सेज हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम क्या क्या कह सकते हैं कि रिसोर्सेज वो हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को आपका पूरा करते हैं। आपको पानी की जरूरत भी होती है, आपको जंगल की जरूरत भी है, आपको मिट्टी की, आपको हवा भी, आपको पेड़ पौधे जीव जंतु की, सबकी क्या होती है? जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें जो क्या करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को जो आपका पूरा करते हैं, हम क्या कहते हैं इनको? हम इनको बोलते हैं रिसोर्सेज। क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या वन, फॉरेस्ट, मतलब आपका वन, पानी, ये सब चीजें क्या आपकी रिसोर्सेज हैं? अब रिसोर्सेज हैं तो किस बेस पर हैं, ये थोड़ा सा आपको इसमें कंफर्म होना चाहिए। देखिए, अगर कोई चीज, कोई भी रिसोर्सेज टेक्निकली एक्सेसिबल है और साथ में क्या है, इकोनॉमिकली आपका फिजिबल है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। देखिए, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे पास कुछ आपका तकनीकी व्यवस्था है और इकोनॉमिकल आपका फिजिबल है, यानी कि हम उसको तकनीकी रूप से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली हम उसको उसका वहन कर सकते हैं, और कल्चरली अगर हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये आपका रिसोर्सेज है। तो इसी के आधार पर अगर मैं आपको एक डेफिनेशन दूं इसकी, बच्चों, रिसोर्सेज की, तो क्या होगा? एवरीथिंग अवेलेबल in our environment which can be used to satisfy our need. Provided it is technically and economically feasible and cultural
culturally acceptable it called resources. यानी कि जो सब कुछ हमारे पर्यावरण में है हम उसको क्या कह सकते हैं, जिससे जो हमारी नीड को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, या जो चीजें हमको प्रोवाइड करता हो, तकनीकी रूप से हमारी उन पर पहुंच हो, आर्थिक रूप से हमारी पहुंच उपलब्ध करा सके और कल्चरल रूप से उपलब्ध करा सके, तो हम क्या कहते हैं उनको, हम कहेंगे उनको क्या, रिसोर्सेज। क्या कहेंगे उनको, रिसोर्सेज। क्लियर है? जो बच्चे नोट डाउन करना चाहें आपका नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो अगर रिसोर्सेज का डेफिनेशन लिखने को आए तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? हो गया बच्चों? आराम से लिख लीजिए जो बच्चे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दें। मान लीजिए नेचुरल इंस्टीट्यूशन और यहां बीच में सेंट्रल में है ह्यूमन बीइंग। अब देखिए, अगर आपको किसी भी ह्यूमन बीइंग को कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज अगर आपका चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान दीजिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से नेचुरल रिसोर्सेज को प्राप्त कर कर फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन में उसको हमें जरूरत होगी। मान लीजिए अगर आप किसी भी माइन से अगर आपको पेट्रोल की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी से उसको निकालेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करेंगे, तकनीकी रूप से उसको निकालेंगे। ठीक, क्या निकाला हमने, आपका नेचुरल रिसोर्सेज, और उसी नेचुरल आपका रिसोर्सेज को हम लोग क्या करेंगे, अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उसको फिल्टर करेंगे। ये ऊपर वाले स्कूल के बच्चे जो बात कर रहे हैं सामने बैठे हैं, ठीक, और क्या करेंगे, हम उसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उसको आपका डेवलप करेंगे। तो हम कह सकते हैं इसी में, ध्यान दीजिए, क्या कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी नेचुरल एंड इंस्टीट्यूशन, या कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल, आर डिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट होगा। यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है और नेचुरल है, इंस्टीट्यूशन है, ये किस पर आपका निर्भर करेंगे, आपका तकनीकी पर निर्भर करेंगे। यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिपेंड किस पर करेंगे, आपका तकनीकी पर और इंस्टीट्यूशन पर आपका डिपेंड करेंगे।
human being interact with natural through technology and develop institution या institutional to accelerate their economically या economic development। लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक, और इस संसाधनों के वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, और डेवलपमेंट के आधार पर इसको हम लोग देखेंगे। तो हमको दिखाई देगा ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन बेसिस ऑफ एक्सिबिलिटी, ऑन बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इनके आधार पर भी हम लोग देखेंगे। फिर उनके भी टाइप्स हैं, उन टाइप्स को आप कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान रहेगा कि आपका जो हमारा वाटर है, फॉरेस्ट है, सोयल है, एनिमल है, यानी कि जो भी चीज हमारे पर्यावरण में है और जो हमको मिली हुई है, हम उसको क्या कहेंगे बच्चों? आपका रिसोर्सेज कहेंगे। तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से और कल्चरल रूप से अगर हम उसको एक्सेप्टेबल आपका कर पाते हैं तो उसे भी हम रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो एवरीथिंग, जो भी कुछ हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं या जिसकी हमें आवश्यकता है और जो हमें तकनीकी रूप से प्राप्त हो जाए, इकोनॉमी रूप से आपका फेजिबल हो, आपका फिजिबल यानी कि जिसका हम तकनीक रूप से खर्चा उठा सकें और हम उसको सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्ट कर सकें, उसे हम आपका रिसोर्सेज कहते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं और इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, जो आपकी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हम लोग उनको डेवलप कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग की आपका नीड्स के लिए, उसकी आपका जरूरत के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी, नेचुरल आर इंस्टीट्यूशनल आर इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, यानी कि सब क्या है, एक दूसरे पर अंतर है आपका निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ origin,
उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। ठीक। तीसरा देखिए, इसी में ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक। फोर्थ देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट्स। देख ले बच्चों, देखिए आपने पढ़ा भी होगा रिसोर्सेस को कि जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं रिसोर्सेस का, एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, जिसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है। एक है समाप्ता के आधार पर एक्सेसिबिलिटी, एक है बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर, निजी है या कोई आपका गवर्नमेंट का है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑनरशिप, यानी कि आखिर में उस रिसोर्सेज का मालिक कौन है, आम भाषा में आप समझे तो। और फोर्थ नंबर पर आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस आपका डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर पर अगर हम इसका स्थिति को देखें, स्टेटस का मतलब होता है स्थिति को देखें कि ये रिसोर्सेज जो है हमारे, हमने 4 पार्ट में आपका डिवाइड किए हैं, आपके उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और डेवलपमेंट के आधार। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़े। अगर आपने कॉपी कर लिया है तो चलिए, इसमें अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो पहले वाले पर ध्यान देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ origin। इसमें सबसे पहले आप देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा होता है अबायोटिक रिसोर्सेज, जिसको एक कहते हैं जैव और दूसरा कहते हैं अजैव। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। ये क्या होता है, जैव, और एक क्या होता है, अजैव। ठीक। और आप अच्छी तरह भी जानते हैं कि जैव वस्तुएं कौन सी होती हैं और क्या है। इसकी अगर हम लोग आपका परिभाषा को भी देखेंगे तो इसमें भी हम लोग आपका बात करेंगे। आप आपका दोनों को लिख लीजिए, अगर आपका क्वेश्चन बन जाए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में, तो 2 आपका आएगा बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स, यानी कि जैव और अजैव। क्लियर हुआ? तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, इसमें बायोटिक रिसोर्सेज में। और आपको पता होना चाहिए कि बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आपके प्लांट, आपके फिश, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ये सब किस में आते हैं, बायोटिक आपके रिसोर्सेज में आते हैं। और अबायोटिक में क्या आते हैं बच्चों, आपकी
चट्टाने हो गई, आपके मेटल हो गया, आपके वाटर हो गया, आपके रिसोर्स और आपके सॉयल हो गया और आपके मिनरल हो गया, ये किस में आते हैं? अबायोटिक में आते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं जिनमें आपका, जिन जीव जंतुओं में आपका सजीव है वो क्या है? आपका बायोटिक है, और जो आपका निर्जीव है वो क्या है? अबायोटिक है। तो इस तरह से भी आप इनको याद जो है रख सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ए वाले पे हम लोग बात करेंगे बायोटिक में। देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो देखिए, जो आपके प्लांट होते हैं, प्लांट मतलब जो आपके पौधे हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक। फिश यानी कि जो आपके फिशेज हैं, जो आपकी मछलियां हैं, वो इसके अंतर्गत हैं। जो आपके एनिमल हैं, क्या है? एनिमल्स हैं, वो उसके अंतर्गत है। और जो आपके ह्यूमन बीइंग हैं, जो आपके मानव हैं, ठीक है, जो हम लोग हैं, हम भी क्या आते हैं? इसी के अंतर्गत आपका आते हैं। क्लियर है? ये पता होना चाहिए। अगर आप इसकी डेफिनेशन को लिखोगे तो आपको समझ आएगा, द रिसोर्सेज which are obtained from biosphere and connect life are called biotic resources। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब आप लोग थोड़ा सा इनको रिवीजन करें और इस तरह से देखिए, मेरा काम बस ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करा सकूं। नोट रूप में जो हमको आपका जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊं। क्योंकि बार बार मैं सब बच्चों से एक चीज़ बोलूंगा कि आप लोग, जो मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि आप अपने क्लास टीचर से जिस सब्जेक्ट में भी आपको लगता है कि हमारी कंपार्टमेंट है या इसमें नंबर कम है, आप डेली 5 क्वेश्चन घर जाकर जरूर लिखिएगा। जो आपके टीचर आपको दें, आप उनको लिखिएगा बिल्कुल अपनी ईमानदारी से। चाहे उनकी आपका स्पेलिंग गलत हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे भी आपको लगता है। और उनको आकर अपने टीचर से नेक्स्ट डे आप जरूर आपका चेक कराइए। अगर आप ऐसा कम से कम 7-8 दिन करिए, आपको खुद आपको अपने आप में चेंजेस दिखाने आपको दिखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे इस पर जरूर काम करेंगे और जरूर आपका ध्यान देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।